चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फटाफट करके जुड़ जाइए। 175 नंबर सेट का आज डिस्कशन आपका स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और पहला क्वेश्चन का आंसर करके आप सभी लोग बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। रक्षक कोशिका का नाम आपने सुना होगा, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। रक्षक कोशिका किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गार्ड सेल होता है ना, इसी को रक्षक कोशिका कहा जाता है। गार्ड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको रक्षक कोशिका के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको रक्षक कोशिका कहते हैं। और यही गार्ड सेल क्या करता है, जिसको रक्षक कोशिका कहा जाता है, ये क्या करता है, तो जो स्टोमेटा होता है उसको ओपन और क्लोज करता है। तो मेरे भाई इसके अगर फंक्शंस को अगर हम लोग देखते हैं, इसके कार्य को अगर हम लोग देखते हैं, तो इसका कार्य होता है, जो स्टोमेटा होता है इस स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करता है। और स्टोमेटा कहने का मतलब क्या होगा, स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। और उसी रंध्र को ये क्या करता है, तो ओपन और क्लोज करता है। इसको ओपन करेगा, साथ ही साथ इसको क्या करता है, तो कहेंगे क्लोज करता है। इस बात को ध्यान रखना, इसका काम ही होता है गार्ड सेल का। गार्ड सेल का काम होता है इसको ओपन या क्लोज करना, इस तरीके से। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई कि जो गार्ड सेल हमारा है यहाँ पर रक्षक कोशिका, जो ओपन और क्लोज करने का काम करता है। आपको अगर पूछेगा मेरे भाई कि ये किस प्रोसेस से हमारा ओपन और क्लोज अगर करता है, तो इसमें अगर पानी इंटर करता है तो वो किस प्रोसेस से इंटर करता है, याद रखना ऑस्मोसिस प्रोसेस से इंटर करता है। अगर हम आपसे ये कह देते हैं कि स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये जो स्टोमेटा होता है, इसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं। इस रंध्र में पानी अगर इंटर करता है, तो वो जिस प्रोसेस से करता है, पानी अंदर अगर आता है, स्टोमेटा में पानी अंदर आता है, स्टोमेटा में पानी अंदर आता है, जिस प्रोसेस से अंदर आता है उसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। याद रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और स्टोमेटा जो हमारा होता है, ये बहुत छोटी सी होती है। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, अपनी खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हो, इसको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। इस बात को आप ध्यान रखना। हम स्टोमेटा की बात करते हैं जो प्लांट के पत्ती में होता है। ये कहां होता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, जो प्लांट की पत्तियां होती है वहां होता है। ये प्लांट की पत्ती में होता है, इस बात को ध्यान रखना, प्लांट की पत्ती में होता। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। इतना बात तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि रक्षक कोशिका में होने वाले कौन से परिवर्तन जो होंगे वो रंध्र को खुलने के लिए खुलने का कारण हो जाएगा। रंध्र खुलेगा कब, रंध्र में पानी भरेगा तभी तो रंध्र खुलेगा। पानी भर जाने के कारण ऐसा होगा। और जाहिर सी बात है, रंध्र के खुलने का कारण यही है कि उसमें पानी भर जाएगा, और जिस प्रोसेस से पानी उसमें अंदर जाएगा उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर पानी भर जाएगा मेरे भाई, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोशिकाएं फूल जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, जल के प्रवेश करने से जो कोशिकाएं होगी वो फूल जाएगी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी जल प्रवेश करेगा, तो जल प्रवेश करने से कोशिका फूलेगी, यहां संकुचित नहीं होगी। रक्षक कोशिका का जल कल निकलना, उनका संकुचित होना। तो जल का निकलना संकुचित होता है, लेकिन जल का निकलना संकुचित होता है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना। रंध्र के खुलने का कारण आपसे पूछ रहा था, तो पानी भरता है तभी खुलता है, तो उसमें जल प्रवेश करेगा तभी वो फूल जाएगा। और क्या होता है, अपने आप वो ऑटोमेटिक तरीके से क्या होता है, कहेंगे इसको गार्ड सेल आपको यहां से ओपन कर देता है। इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला है कि पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीव को जन्म देने की क्षमता को क्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, फ्रेगमेंटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, इंग्लिश वर्ड जो है गलत लिखा हुआ है। मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, आपको ध्यान रखना है। अगर हम मुकुलन की बात करते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। और खंडन जो होता है इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस को समझते हैं।
एक्चुअली में जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीव को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है। तो अपने शरीर के अंग से नए जीव को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है, और ये पूर्णतया विभेदित जीव कह रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि वो आपको पूरा का पूरा खंड में बट सकता है। इसलिए इसमें जब कभी भी होगा तो जिस विधि द्वारा हमारा जनन होगा उसको खंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और ये जो फ्रेगमेंटेशन है आपको ध्यान रखना, जैसे आपने नाम सुना होगा मेरे भाई स्पायरोगायरा के बारे में, और ये जो स्पायरोगायरा है ये एक प्रकार का शैवाल है, आप सभी को पता होगा। स्पायरोगायरा की अगर हम बात करते हैं, ये जो स्पायरोगायरा है ये क्या है, तो एक प्रकार का शैवाल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये स्पायरोगायरा शैवाल है मेरे भाई, एक प्रकार का शैवाल, चलो लिख ही देते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का शैवाल है। स्पायरोगायरा एक प्रकार का क्या कहेंगे, शैवाल है। और इसमें अगर जनन होता है तो कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना, इसमें जनन अगर होता तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है हमारा खंडन की हम बात करेंगे। और ये जो स्पायरोगायरा है मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, तो फ्रेगमेंटेशन एक स्पायरोगायरा से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में अलग हो जाएंगे और बहुत सारा स्पायरोगायरा हमारा बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए पूर्णतया विभेदित जीव बोला गया है, और पूर्णतया विभेदित जीव जब भी बोलेगा तो समझ लेना मेरे भाई उसमें फ्रेगमेंटेशन ही होगा, यानी खंडन ही होगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग को यह समझना है, सिमुकुलन की बात करते हैं तो बडिंग किसमें होता है, तो आपको पता होगा मेरे भाई, जैसे हम हाइड्रा की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो कैसे होता है, हाइड्रा में जनन जो होता है उसको मुकुलन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसको मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन ही नहीं होता, इसमें पुनर्जनन भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा तो कहेंगे पुनर्जनन भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाइड्रा में अगर देखेंगे तो इसमें पुनर्जनन भी होता है, इस बात को ध्यान, रिजेनेशन भी होता है। और इसी तरीके से अगर हम प्लेनेरिया की बात कर लेते हैं, तो ये जो प्लेनेरिया होता है इसमें केवल और केवल किस विधि द्वारा होता है, तो यहां पर जनन की अगर बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे, तो यहां पर केवल और केवल क्या होगा, तो कहेंगे रीजनरेशन होता है, केवल पुनर्जनन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। केवल इसमें क्या होगा, तो कहेंगे केवल और केवल पुनर्जनन होता है, प्लेनेरिया में ऐसा होता है। ठीक है, यही चीज अगर अमीबा में अगर देखेंगे तो क्या होगा, अगर अमीबा में भी देखेंगे तो क्या होगा, तो अमीबा में मेरे भाई जो जनन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनरी विखंडन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं, दो द्विविखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं, दो भाग में ये बढ़ता है, इसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, ये दो भाग में टूट करके अलग हो जाता है बीच से अमीबा में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ईस्ट की बात करते हैं, जिसको आप खमीर कहते हो, अगर हम खमीर की बात करें जिसको आप इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, इस ईस्ट की अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट की अगर हम बात करते हैं इसमें मुकुलन भी होता है, ईस्ट में मुकुलन भी होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें मुकुलन भी हमारा, इसमें मुकुलन होता है, इस बात को ध्यान रखना। और मुकुलन और पुनर्जनन किस में होता है, कहेंगे हम लोग को ध्यान रखना हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है। इस तरीके से ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है ये सब, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। स्पायरोगायरा में भी हमारा होता है, तो आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। खंडन विधि द्वारा जनन अगर होता है तो स्पायरोगायरा में होता है, जो कि हमारा ग्रीन अलगी के नाम से जाना जाता है। ये कैसा अलगी है मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा फ्री फ्लोटिंग ग्रीन अलगी होता है, ये ग्रीन अलगी के रूप में हमारा होता है। ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना, ये ग्रीन अलगी है जो कि फ्री फ्लोटिंग होता है, ऊपर में पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्री फ्लोटिंग ग्रीन अलगी इसको कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। स्पायरोगायरा की बात करते हैं, इसी में फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आगे कवर करते हैं। अगला हमारा कहता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। हम सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो नर्व सेल की हम बात करते हैं। नर्व सेल जो हमारा होता है ये सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका अगर देखें तो ऑस्ट्रिच का एग होता है,
नहीं। और सबसे लंबी सेल हमारा कौन होगा, कि नर्व सेल की हम बात करते हैं। ये कितना मीटर लंबा होता है, तो इसकी लंबाई की अगर आप बात करेंगे तो नर्व सेल की लंबाई जो होती है लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। 1 मीटर आप समझ सकते हैं, 1 मीटर, सॉरी 1 नहीं 9 मीटर होता है। 1 मीटर नहीं 9 मीटर इसकी लंबाई होती है, ये आपको ध्यान रखना। 1 मीटर होता है, 1 ही मीटर होता है। 1 मीटर बोलेंगे, और 1 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर, कहेंगे 100 सेंटीमीटर होता है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होता है। ये नर्व सेल की लंबाई है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। वो आहार नाल की लंबाई होती है कितना, तो 9 मीटर या 10 मीटर हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। तो सभी अंगों के, सभी अंग की बात कर रहा है, उसके विकास को उद्दीप्त करता है। इसका मतलब मेरे भाई ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि अंग का विकास करना, इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है। जिस हार्मोन की बात हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे शरीर से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है, तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन आपको ध्यान रखना है हमारा ब्रेन में होता है। कौन सा, क्योंकि जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पीयूष ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इससे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसी से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो आदमी लंबा हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम होता है तो आदमी बौना हो जाता है। तो मेरे भाई सभी अंग के विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन हमारा होगा। और इसमें होता क्या, सेल डिवीजन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इसमें अंग का विकास हो जाता है और लंबाई वगैरह में वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं और सीधा हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा इसमें ग्रोथ हो जाता है। तो मेरे भाई ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है इस ग्रोथ हार्मोन का काम है सेल डिवीजन में भाग लेना या प्रोटीन का संश्लेषण कराना और पूरी तरीके से सेल का विकास कर देना, पूरी तरीके से शरीर का विकास कर देना। ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आप सीधा कहेंगे सर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इंसुलिन की बात करते ये भी हार्मोन है, ये भी हार्मोन है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना मेरे भाई कि एक होता है हमारा पेंक्रियाज की हम बात करते हैं, और जो पेंक्रियाज होता है इसको हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। पेंक्रियाज बोले तो अग्न्याशय बोलते हैं, और इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे थे, पेंक्रियाज की बात कर रहे थे। अगर इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं तो आपको पता होगा मेरे भाई कि इसी पेंक्रियाज की बात करते हैं, इसमें होता है लैंगरहांस की दीपिका। इसी में होता है लैंगरहांस की दीपिका, और लैंगरहांस की जो दीपिका होती है, इसी लैंगरहांस की दीपिका से, इसी लैंगरहांस की दीपिका की अगर बात करते हैं, इसी में मौजूद होता है अल्फा सेल, इसी में मौजूद होता है बीटा सेल, और इसी में मौजूद होता है आपको डेल्टा सेल होता है। ध्यान रखेंगे, अल्फा सेल जिस हार्मोन का सिक्रेशन करता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इस बात को ध्यान रखना, ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता, ध्यान रखेंगे। और जो डेल्टा टी होता, डेल्टा सेल होता है, ये किसका, तो आपको ध्यान रखना है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, इसका सिक्रेशन करता है इस तरीके से। और सबके अपने अपने फंक्शन है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाएगा और घट जाएगा तो एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया, एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटेगा तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। यही इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, कहेंगे इंसुलिन करता है। आपको ध्यान रखना है। अगर इस इंसुलिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है इस इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो इंसुलिन हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, तो कहेंगे इसको कंट्रोल करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या करता है, कहेंगे कंट्रोल करता है। ये बात आपको ध्यान रखना इस तरीके से, ये आपको ध्यान रखना इस तरह से मेरे भाई। अंग के विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन होगा और इसका सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि से होता है, और ये उसकी छोटी ग्रंथि होती है हमारे ब्रेन में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अजैव कारक, अजैव कारक मतलब समझते हैं, एबायोटिक फैक्टर की बात कही जा रही है। एबायोटिक फैक्टर की बात कही जा रही है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, एबायोटिक फैक्टर की बात कही जा रही है।
और एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत कौन आता है? जैसे कि मान लेते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर मिट्टी वगैरह की बात करते हैं, सब एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत हमारा आता है। तो मेरे भाई आप सीधा सीधा कहेंगे कि अजैव कारक कौन है? अजैव कारक कहने का मतलब है जिसको आप सड़ा गला बैक्टीरिया नहीं सकता, उसकी हम बात करते हैं। और इस अजैव कारक कौन है जिससे परिणाम स्वरूप भंडारण में हानि होती है? तो मेरे ये तो हमारा जैव कारक है, ये हमारा क्या तो बायोटिक है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या कहेंगे? बायोटिक हमारा होता है। बायोटिक इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये एक जीव है। लेकिन अगर हम नमी की बात करते हैं तो नमी जो है हमारा एबायोटिक फैक्टर होगा, इस बात को ध्यान रखना। और नमी को हम लोग डैम्प बोल देते हैं या फिर नमी को हम लोग मॉइस्चर कह देते हैं, ये भी आपका चलेगा। नमी को ही मॉइस्चर कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? इसी को मॉइस्चर भी कहते हैं, इसमें नमी होता है, उसको एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। जो अजैव कारक कौन है जिनके परिणाम स्वरूप भंडारण में हानि होती है? तो नमी के कारण क्या होता है? फंगस वगैरह लग जाता है। इस नमी के कारण क्या होगा? कहेंगे नमी के कारण मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि फंगस उत्पन्न हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फंगस उत्पन्न हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। नमी अगर होगा तो वहां पर फंगस आ ही जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो परिणाम भंडारण में हानि हो जाती है। तो एक तो मेरे भाई ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये बायोटिक फैक्टर है। आपसे अजैव पूछा है, एबायोटिक आपसे पूछा है। तो एबायोटिक में अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको ऑप्शंस मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। रोडेंट की अगर बात करते हैं, ये चूहा की तरह हमारा यहां पर बोला गया। रोडेंट इसका मतलब रोडेंटिसाइड नाम सुने, रोडेंट का मतलब ये चूहा वगैरह की बात कर रहा है, ध्यान सुनना। तो ये भी हमारा बायोटिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी बायोटिक है, जबकि ये हमारा क्या था? तो कहेंगे एबायोटिक फैक्टर है, इस बात को ध्यान रखना। एबायोटिक फैक्टर ये हमारा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही करेंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर हम लोग किसको कहते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसको हम लोग कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? निर्जीव निर्जीव जीव जंतु को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है मेरे भाई, और उसी का ये इफेक्ट है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब कभी भी आपको डॉपलर्स इफेक्ट की बात करता है, जब कभी भी आपसे डॉपलर्स इफेक्ट की बात करता है, तो आपको ध्यान रखना कि डॉपलर्स इफेक्ट किसके कारण पैदा होता है। अगर आपसे यह पूछता है कि डॉपलर्स इफेक्ट किसके कारण आता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई आवृत्ति में अंतर के कारण पैदा होता है। किसके अंतर के कारण पैदा होता है? तो आप सीधा कहेंगे आवृत्ति में अंतर के कारण पैदा होता है, इस बात को ध्यान रखना। आवृत्ति में अंतर के कारण पैदा होता है। आवृत्ति में अंतर के कारण पैदा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब मामला क्या है मेरे भाई? जैसे कि एक एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लेते कि यहां पर हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और इस पर आदमी यहां पर खड़ा है। यहां पर क्या? तो एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर आदमी आप खड़े हैं, मान लेते हैं यहां पर आप खड़े हैं। होगा क्या कि एक गाड़ी मान लेते हैं इधर से आ रही है, ये गाड़ी है, और एक गाड़ी क्या है? तो इससे दूर जा रही है, यहां पर है। तो एक गाड़ी इसके पास आ रही है और एक गाड़ी इससे दूर जा रही है। तो इस आदमी के पास क्या सुनाई देता है? जब ये नजदीक आता है तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। अगर इस आदमी के नजदीक आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति की अगर बात करेंगे तो वो बढ़ जाता है। और आवृत्ति को हम लोग किससे दिखाते हैं? न्यू से दिखाते हैं, पढ़ते भी न्यू है। और इस आदमी से जब ये गाड़ी दूर जाती है तो आवृत्ति क्या होगी? तो घट जाती है। तो यहां आवृत्ति ज्यादा, यहां आवृत्ति कम, आवृत्ति में अंतर हो गया। इसका मतलब है कि उसके आवाज में डिफरेंस सुनाई देता है। यहां आएगी तो ज्यादा और आपसे दूर जाएगी तो आप कम सुनाई देता है, और ये आवृत्ति में अंतर के कारण ऐसा होता है। और इसी घटना को डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। मुख्य रूप से आवृत्ति में अंतर के कारण होता है। कई बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको गलती नहीं करना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं नोट जरूर कर लीजिएगा कि डॉपलर्स इफेक्ट हमेशा किसके कारण? आवृत्ति में अंतर के कारण पैदा होता है।
अब बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करते हैं, ये तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है इस थ्योरी में सब कुछ मेंशन है। ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो बिग बैंग थ्योरी में ही आपको दिया हुआ है। ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स हम लोग देख रहे हैं जिसमें दुनिया का हर चीज आ जाता है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है। कहता है कि जैव निम्नकरणीय योग्य सामग्री को कौन सा दर्शाता है? अगर जैव निम्नकरणीय अगर बोल दिया तो आप क्या समझते हैं? अगर आपको ये बोल दिया कि जैव निम्नकरणीय अगर बोल दिया तो आप क्या समझते हैं? जैव निम्नकरणीय की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैव निम्नकरणीय योग्य सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये कौन सा होगा? इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसी को कहते हैं जिसको बैक्टीरिया सड़ा गला सकता है, इसको बैक्टीरिया के माध्यम से सड़ा गला सकते हैं। इसको कहते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, इसको बायोडिग्रेडेबल इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, बायोलॉजिकली भाषा में इसको कहा जाता है। अब आप बताइए मेरे भाई किसके एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं? हम लोग सीधा कहेंगे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो हम लोग खाते पीते हैं उसको तो बैक्टीरिया सड़ा ही गला देता है। क्या इसमें प्लास्टिक होगा? नहीं। क्या ये इसमें लोहा कोई धातु होगा? नहीं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट तो हमारा होगा जो हम लोग खाने पीने की चीज है, या आप सीधा कह दीजिए इसमें खाद्य पदार्थ की बात कर लेते हैं, इसको बैक्टीरिया वायरस सड़ा गला देता है। इसके अलावा भी आप लकड़ी भी सड़ गल जाता है, तो लकड़ी भी हमारा क्या है? तो हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल में ही आएगा। लकड़ी की बात करते हैं ये भी क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल ही हमारा आएगा। अगर हम कागज वगैरह की बात करते हैं, सेलुलोज का बना होता है, कागज भी धीरे धीरे सड़ गल जाता है, तो कागज की अगर बात करेंगे मेरे भाई तो ये भी सेलुलोज का बना होता है, और सीधी सी बात है कि ये भी सड़ गल जाता है, एटसेट्रा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बताइए इसमें से कौन सा हमारा बायोडिग्रेडेबल है? तो आप कहेंगे सर यहां तो कांच की बोतल है, इसको थोड़ी बैक्टीरिया सड़ा गला पाएगा, खत्म। दवा की बोतल, किसी का भी बोतल रहे उसको सड़ा गला नहीं पाएगा। तो होगा क्या? ये दोनों ऑप्शन छट गया, होगा क्या मेरे में? तो तीसरा ऑप्शन होने की संभावना है, और आप कहेंगे कि यही आंसर हो जाएगा। कहिए कैसे हो जाएगा? तो जो अंडा का छिलका होता है, अंडे के जो छिलके होते हैं इसमें होता है, अंडा का छिलका जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिएगा। अंडा का जो छिलका होता है, बाहर का जो छिलका होता है, देखिए थोड़ा हार्ड होता है, और वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन अंडा का छिलका देखिएगा धीरे धीरे सड़ गल जाता है। चाय की जो पत्तियां हैं वो भी सड़ गल जाएगा, आलू के छिलके हैं उसको भी सड़ा गला देगा। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखना। कांच की बोतल, दवा की बोतल, ये सब जो आप देखते हैं ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है मेरे भाई, यहां पर शकरकंद की बात कही जा रही है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है। शकरकंद आप लोगों ने देखा होगा, और ये एक मॉडिफाइड स्टेम की बात कही जा रही है, और इसको कहते हैं ये भूमिगत संरचना का हमारा होता है, मिट्टी के अंदर हमारा होता है, और जो भोजन को संग्रहित करता है। बिल्कुल बात है, जाहिर सी बात है ये भोजन का संग्रहण तो करेगा ही करेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा है, उस पर फोकस कीजिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इस पौधे में भोजन कहां पर तैयार होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट का नहीं हो, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में भोजन अगर तैयार होता है तो कहां तैयार होता है? तो आपको ध्यान रखना, भोजन तैयार जो होता है वो कहां होता है? प्लांट में भोजन तैयार कहां होता है? तो तैयार होता है मेरे भाई पत्ती में, इस बात को ध्यान रखना। और जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। और कैसे भोजन तैयार होता है इसकी प्रक्रिया आप सभी को पता होगा कि प्लांट में भोजन अगर बनता है तो उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो प्लांट की पत्ती में भोजन तैयार होता है, लेकिन भोजन का संग्रह कहां पे होता है मेरे भाई? तो याद रखना, भोजन का जो संग्रह होता है ये कहां होता है? तो भोजन का संग्रह अगर देखेंगे तो जड़ में होता है, तना में होता है। भोजन का संग्रह मेरे भाई जड़, तना और पत्ती तीनों जगह पे होता है।
जड़, तना और पत्ती तीनों जगह पे होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये बात तो आपको समझना है और इसी से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा मेरे भाई वो भूमिगत तना की बात कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना कि तना सॉरी पौधा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर भोजन का निर्माण अगर प्लांट अगर कर रहा है तो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ही करेगा और उसके पत्ती में भोजन का निर्माण होगा। तो आपसे पूछा कि भोजन कहां तैयार होता है, ये क्वेश्चन पूछा है मेरे पास। जमा होने की बात नहीं पूछी गई है, तैयार होने की बात पूछी गई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आज गर्ल्स नहीं है क्लास में, क्या बात है, सभी लोग गायब हैं क्या? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो क्या किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको एक बात समझना है मेरे भाई कि जब कभी भी हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वर्क, और इस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि एफ एस कॉस थीटा होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। और जब इस फॉर्मूला को आप देखते हैं तो यहां पर थीटा का मान अलग अलग तो कार्य का मान अलग अलग, लेकिन इसमें दो बात आपको समझना है कि कार्य मैक्सिमम कार्य कब प्राप्त होता है। तो मैक्सिमम कार्य के लिए फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, और मैक्सिमम कार्य के लिए बल गुना विस्थापन होगा। तो आपको ध्यान रखना कि थीटा का मान हम क्या रखेंगे यहां पर कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान अगर होगा तो कार्य मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम मान कितना, तो कहेंगे 1 होता है। तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे तो मैक्सिमम मानेगा। तो मेरे भाई हम यहां पर कहेंगे चूंकि इस जगह पे थीटा का मान 0 डिग्री रख दीजिए, अगर कॉस 0 की वैल्यू रखिएगा वो तो 1 हो जाएगा, और ये अगर 1 तो ये मैक्सिमम मान दे देगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, क्योंकि बल और विस्थापन का होता है। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि बल तथा विस्थापन की अगर हम बात करें, यानी एफ और एस की बात करें, दोनों एक ही दिशा में होगी, दोनों एक ही दिशा में होगी। इस बात को ध्यान रखना, दोनों एक ही दिशा में होगी, या फिर हम ये सा कह सकते हैं कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा। दूसरा बात है मेरे भाई कि कार्य मैक्सिमम हुआ है तो कार्य मिनिमम भी होगा। तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा का मैक्सिमम मान अगर होगा, अगर ये कॉस थीटा मैक्सिमम मान होगा तो ये मैक्सिमम होगा, अगर ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो इसका मिनिमम मान कितना, -1 होता है, और मिनिमम मान अगर -1 अगर इसका होता तो -1 से गुना कीजिए इसमें, तो आपको मिनिमम कार्य मिल जाएगा। और वह मिनिमम कार्य कितना होगा तो कहेंगे -fs हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में थीटा का मान हम लोगों को 180 डिग्री लेना पड़ेगा, और जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा और थीटा किसके किसके बीच का एंगल, तो मेरे भाई बल और विस्थापन के बीच का एंगल, तब हम लोग कहेंगे कि बल तथा अगर विस्थापन की अगर हम बात करते हैं, अगर बल तथा विस्थापन की अगर बात करते हैं, दोनों क्या होगा, तो एक दूसरे के विपरीत होगा। बल और विस्थापन दोनों कैसा होगा, कहेंगे दोनों एक दूसरे के जब विपरीत होगा तो ऐसी परिस्थिति होगी। एक दूसरे के कैसा होगा, तो कहेंगे बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे का कैसा होगा, यहां पर विपरीत अगर होगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है मिनिमम कार्य का। और वो मिनिमम कार्य कहने का मतलब नेगेटिव कार्य, ले जाइए नहीं है वो यहां, मिनिमम कार्य कहने का मतलब है नेगेटिव कार्य की हम बात करते हैं। मिनिमम कार्य कहने का मतलब नेगेटिव कार्य, इस बात को ध्यान रखना। मैक्सिमम कार्य कहने वाला पॉजिटिव कार्य होता है। ये देखिए प्लस में है और ये देखिए माइनस में है, तो अगर आपको मिनिमम कार्य बोल रहा है इसका मतलब नेगेटिव में आप देखेंगे, और अगर आपसे पॉजिटिव कार्य कर रहा है इसका मतलब मेरे पास प्लस में आप देखेंगे। तो आप ये बताइए कि बल और विस्थापन की दिशा क्या है। तो बल और विस्थापन की जो दिशा है वो एक ही दिशा है कि नहीं है, और जब एक ही दिशा दोनों की एक ही दिशा होगी, जब बल और विस्थापन दोनों की एक ही दिशा होगी मेरे भाई, तो आप ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान 0 डिग्री और कार्य मैक्सिमम मिलेगा, और मैक्सिमम कार्य को धनात्मक कार्य कहेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो किसी भी सूरत में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहां पे राइट हो जाएगा मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है और बल और विस्थापन जब 90 डिग्री पर होगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 अगर 90 डिग्री रखिएगा तो f और s के बीच में अगर थीटा का मान 90 डिग्री तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। cos 90 0 और ये पूरा टर्म 0 का कार्य 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। मेरे भाई एक बात याद रखना कि रासायनिक गुण का जो निर्धारण होता है वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर होता है, क्रियात्मक समूह के आधार पर होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन है।
ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन है, इस बात को आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण की बात कर रहा है, किस गुण की बात कर रहा है, रासायनिक गुण को अगर निर्धारित करता है, तो अब एक ही लाइन में कहिएगा रासायनिक गुण को निर्धारित करने के लिए वो कौन होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके लिए होता है रेस्पॉन्सिबल। कौन, तो मेरे भाई हम लोग कहेंगे क्रियात्मक समूह की बात करेंगे, तो आपको ध्यान है इसको अगर निर्धारित अगर करना होगा तो इसके लिए कौन, तो हम लोग यहां पर क्रियात्मक समूह की हम बात करेंगे। और क्रियात्मक समूह को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्रियात्मक समूह बोल दिया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही हमारा ऐसा होता है। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आप इसको जरूर ध्यान रखना, रासायनिक गुण को निर्धारित किस बेसिस पर करते हैं, तो क्रियात्मक समूह के आधार पर करते हैं। और क्रियात्मक समूह आपके सामने में है, जैसे इसके एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। मान लेते एक क्रियात्मक समूह हमारा OH है, तो OH को देखकर कहीं आपको अल्कोहल का फीलिंग आना चाहिए। अगर कहीं पर CHO लगा हुआ है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड का फीलिंग आना चाहिए। और मेरे भाई सब में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो सबके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको COH हम कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये हमारा कीटोन का होता है, डबल बॉन्ड O करके, इधर R डैश कह दीजिए। ये हमारा किसका कहेंगे, ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन रहता है। कीटोन की बात करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इस तरीके से आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो आपको मेरे भाई ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी कार्बनिक यौगिक की हम बात करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण अगर जो होते हैं निर्धारित होते हैं, वो मेरे भाई किसके आधार पर होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर होता है। और उसी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिक्रियाशील समूह कहते हैं, रिएक्टिव ग्रुप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसको आप सीधा कहेंगे कि जो रिएक्टिव ग्रुप हमारा होता है, इसी को फंक्शनल ग्रुप भी आप कह दीजिए। इसी को आप क्या कह दीजिए, तो इसी को आप फंक्शनल ग्रुप भी कह दीजिए, चलेगा। दोनों एक ही चीज है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कार्बन लंबाई की अगर बात करते हैं, कार्बन कार्बन का लंबा लंबा अगर चेन बनता है, तो कार्बन का लंबा लंबा अगर चेन बनता है, तो इससे आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पर इफेक्ट पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये कार्बन की लंबाई वाला चेन बताता है। इसका मतलब है कि इस कार्बन श्रृंखला की अगर लंबाई से अगर आप देखेंगे तो इससे बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो मेरे भाई इससे डेंसिटी पर फर्क पड़ता है। डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो घनत्व की बात करते हैं, इसकी माप होती है, इस बात को ध्यान रखना। आणविक द्रव्यमान यानी कि डेंसिटी को बताता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ डेंसिटी भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर रासायनिक गुण को अगर निर्धारित करना होगा तो याद रखना मेरे भाई, उसके लिए यही फंक्शनल ग्रुप हमारा जिम्मेवार होता है। एक लाइन में कहानी सिंपल है, इतना ही याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है मेरे भाई कि अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, जो आपके सामने दे रखा है। एक रिएक्शन दे रखा है और इसमें आपसे खोज रहा है कि बताइए कि यहां पर क्या होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हम देखेंगे इसमें क्या हमारा पॉसिबिलिटी है। तो हम लोगों को यहां पर एक चीज दिख रहा है कि जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या दिख रहा है, तो हमारा यहां पर NaOH और ये एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ। एक्वस का मतलब होता है कि एक जलीय विलयन है जिसमें कास्टिक सोडा मिला हुआ है। और इसका रिएक्शन किसके साथ, तो जिंक के साथ करा दीजिए, और जिंक हमारा सॉलिड फेज में है। अब हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो जिंक हमारा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। एक एक बच्चा को पता होगा कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कॉपर होता है, सिल्वर होता है, या फिर अब गोल्ड की बात कर लीजिए, प्लेटिनम की बात कर लीजिए, तो वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा और वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता। लेकिन मेरे भाई अगर यहां पर NaOH का घोल है, सॉल्यूशन हमारा, एक हमारा ये जलीय विलयन का घोल है, इसमें अगर जिंक को डाल दोगे तो ये जिंक क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। क्यों बाहर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा लिस्ट रिएक्टिव है और जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्या करेगा मेरे भाई, तो आपको समझना पड़ेगा, ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और ये जिंक जाकर के उसके साथ चिपक जाएगा।
तो रिएक्शन में क्या निकल करके आ जाएगा, तो रिएक्शन में यहां पर मिलेगा मेरे भाई, आप ध्यान सुनना, रिएक्शन में क्या मिलेगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा Na2 तो होगा, जिंक जाकर के घुस जाएगा, यहां पर Zn कह दीजिए, और फिर हमारा क्या बनेगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर इस तरीके से O2 का फॉर्मेशन हमारा होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। और यहां से क्या निकला, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम रिएक्टिव था, जिंक जाके घुस गया उसमें, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, तो हाइड्रोजन बेचारा बाहर हो गया, ये हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल गया। और अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट, इस बात को ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी का नाम है सोडियम जिंकेट। ये ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई कि जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, रिएक्शन को आप ध्यान रखना, और क्यों रिएक्शन हुआ वो उसके कारण भी हमने आपको बता दिया। बताइए मेरे भाई, जो उत्पाद बना वो क्या क्या बना, तो एक उत्पाद सोडियम जिंकेट आपने देख लिया, दूसरा आपने हाइड्रोजन गैस को देख लिया, तब आप बताइए क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो होबे करेगा, यहां लिक्विड H2O है, यहां N2 है, ये सब नहीं बनेगा, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है Na2 ZnO2 के साथ में हमारा क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा, यही दोनों चीज बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, इसीलिए ऐसा रिएक्शन हो पाया। अगर यहां पर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव वाला कोई भी एलिमेंट, कॉपर होता, यहां पर सोना होता, यहां पर सिल्वर होता, यहां पर अगर प्लेटिनम होता, तो फिर रिएक्शन संभव नहीं था। यहां जिंक था तो मेरे भाई सोडियम जिंकेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया। आगे चलते हैं, अगला हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से जो खिंचाव है ये क्या है। एक्चुअली में जो खिंचाव की बात करते हैं, किसी भी चीज को आप पकड़ करके खींचते हैं। गुरुजी 6 to 8 में विकास सर में बहुत गलत पढ़ा दिए हैं पीडीएफ से, सर आपसे आग्रह है कि उस पीडीएफ को अपडेट करा दीजिए प्लीज। क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, प्रवीण कुमार यादव जी समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि क्या खिंचाव से संबंधित है, एक बात बताइए मेरे में, अगर किसी भी चीज को आप खींचते हैं उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन, लंबाई वगैरह में परिवर्तन होता है। तो अगर लंबाई में परिवर्तन हुआ, अगर किसी भी चीज को खींचे उसके लंबाई में परिवर्तन हुआ, खींचने से क्या होगा, कहेंगे लंबाई में परिवर्तन होगा। और जब लंबाई में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब है मेरे भाई कि उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हुआ, यानी उसके परिमाण में परिवर्तन हुआ, वो परिमाण में परिवर्तन हुआ, इस बात को ध्यान रखना। और जब परिमाण में परिवर्तन होगा तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या होगा, तो कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। वैसे आपको ध्यान रखना, जो स्ट्रेस होता है जिसको प्रतिबल कहते हैं, वो हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन उतना आपको पढ़ना वरना है नहीं। अगर स्ट्रेस की बात करते हैं, इसको प्रतिबल अगर हम लोग कहें, इसलिए हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। और प्रतिबल जो होता है ये हमारा एक टेंसर होता है। आप पढ़े होंगे स्केलर, आप पढ़े होंगे वेक्टर, सदिश अदिश पढ़े होंगे, लेकिन आप टेंसर नहीं पढ़े होंगे, बात को ध्यान रखना। जो टेंसर होता है ये जीरो ऑर्डर टेंसर हमारा होता है। प्रतिबल की बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना स्ट्रेस जो होता है प्रतिबल वो टेंसर होता है। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो लंबाई के सेंस में आप समझ करके पढ़िएगा और अदिश राशि कह दीजिए, ज्यादा डेप्थ में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अगला, प्रबल अम्लीय विलयन के लिए मेरे भाई, अगर कोई प्रबल अम्ल हमारा होता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो उसका पीएच रेंज हमारा काफी लो होता है। तो आपको ध्यान रखना ये कैसा होना चाहिए, ये लो होना चाहिए। तो लो किसका है, तो यहां पर पीएच मान 12 से 14 ये तो नहीं होगा, ये 10-11 बहुत अधिक है। तो पीएच रेंज अगर प्रबल एसिड की अगर बात करते तो वो कौन होगा, तो कहेंगे 0 से 3 तक हमारा होगा, जो कि पीएच वैल्यू कम को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कार के टायर का हवा, ये भी क्वेश्चन आप देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करिए तो जल्दी से। कह रहा है यदि किसी कार के टायर का हवा कम हो जाता है उससे क्या, उसके बाद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताइए तो। कह रहा है यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो जाता है तो उसके क्या परिणाम है, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हवा का दाब अगर कम होता है, अगर गाड़ी में हवा का दाब अगर कम होता है तो क्या रीजन हो सकता है। अगर हवा का दाब कम होगा तो सबसे पहले तो आप ये कहिएगा सर हवा का दाब कम होगा तो ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, सॉरी हवा का दाब कम होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे क्या होगा, जैसे गाड़ी के टायर में हवा कम होगा तो जाहिर सी बात एरिया ऑफ कांटेक्ट आप देखेंगे टायर का ज्यादा हो जाएगा। और अगर हवा कम होने के कारण अगर टायर में हवा का दाब अगर कम होगा, दाब अगर कम होगा मेरे पास ऐसे में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा।
इससे में क्या होगा, तो कहेंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, घर्षण बल बढ़ जाएगा। और जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास पावर ज्यादा कंज्यूम होगा, पावर ज्यादा खर्च होगा, पावर ज्यादा खर्च होगा। और पावर ज्यादा अगर खर्च होगा तो आप यहां पर सीधा कह सकते हैं उसके अंदर जो आप ईंधन यूज करते हैं वो ईंधन भी ज्यादा खर्च होगा। ईंधन की बात करते हैं, ईंधन का जो खर्च होगा वो बढ़ जाता है। ईंधन का जो खर्च होगा वो हमारा क्या होगा, यहां पर बढ़ जाएगा। ईंधन का खर्च बढ़ जाएगा, ईंधन का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर फ्रिक्शन अगर होता है तो मेरे भाई आप कहते हैं जो टायर का लाइफ है वो भी घट जाएगा। जो टायर है उसके लाइफ घट जाएंगे। टायर का जो लाइफ है, जो टायर 1 साल चलेगा वो टायर पता चलेगा कि 2 महीना में खत्म हो गया। तो टायर का लाइफ क्या होगा, कहेंगे टायर का लाइफ भी कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, टायर का लाइफ भी कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर कम हवा में अगर गाड़ी को आप चलाते हैं तो देखिएगा कम हवा में गाड़ी भाग भी नहीं करता है, कितना भी एक्सीलेटर दीजिए गाड़ी भाग भी नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात आप एक्सीलेटर ज्यादा दीजिएगा तो पावर ज्यादा जनरेट होगा, पावर ज्यादा जनरेट होगा इसका मतलब फ्यूल ज्यादा खींचेगा, और जब फ्यूल ज्यादा खींचेगा तो आपका खर्चा ज्यादा होगा। दूसरी बात, टायर जो चलने वाला था पहले 6 महीना, और टायर 1 महीना में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब उसका वियर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि टायर आपका जल्दी घिस जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहला इसमें दे रखा है कि आदमी जो है अगर कम हवा रहेगा तो आदमी आरामदायक कभी फील नहीं करेगा, आदमी को जर्क लगेगा, तो आराम की फीलिंग नहीं आएगी, आपको जर्क की फीलिंग आएगी। ईंधन की अधिक खपत बढ़ जाएगी, बिल्कुल खपत बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ज्यादा पावर डेवलप करना पड़ेगा। ज्यादा पावर डेवलप करने के चक्कर में ज्यादा ईंधन खींचेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ईंधन की खपत ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, टायर अधिक घिसेगा भी। इसका मतलब है मेरे भाई ये कह रहा कि निर्धारित नहीं कह सकता, ये तो गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। कभी कभी क्या होता है हम आपको बता देना चाहते हैं, उसको बहुत ही प्यार से समझिए। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला रहता है, और हमारे यहाँ के जो क्वेश्चंस बनाते हैं कंटेंट राइटर, उसको 5 ऑप्शन करने के चक्कर में कुछ ऑप्शंस जो है आपको उसके हिसाब से आंसर गलत हो जाता है। लेकिन जब मेरी क्लासेस में आप रहते हैं तो हमारा कोशिश रहता है कि जो अप्रोप्रिएट आंसर है, चूंकि इसमें 1 से अधिक दिया हुआ है तो आप उसको कंसिडर कीजिए। अगर 4 ऑप्शन रहता तब आप छंट सकते थे, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको करना पड़ेगा, वो मजबूरी है आपकी। तो ये पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी था मैंने बताया। आप क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसा करिए, कभी आप ऐसा फील कीजिए गाड़ी का टायर का हवा कम कर दीजिए, दाब कम हो जाएगा, तो उसके कारण फ्रिक्शन क्या होगा, तो कहेंगे घर्षण ज्यादा हो जाएगा। घर्षण के कारण आपको ज्यादा पावर देना पड़ेगा गाड़ी में, और ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा गाड़ी को, तो ज्यादा पावर लगाने के लिए उसके चक्कर में ईंधन का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात है कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो टायर का लाइफ भी कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आंसर करेंगे डी। नेक्स्ट, अगला कहता है मेरे भाई अल्कीन की बात कह रहा है, यहां पर अल्केन नहीं है, यहां पर अल्कीन है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, एक तो हमारा एल्केन समझना बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्केन जिसको हम लोग एल्केन लिखते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, इसको एल्कीन कहते हैं। और अगर हम अल्कीन की बात करते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग अल्कीन को ऐसे लिखते हैं। और तीसरा हमारा होता है मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एल्काइन कहेंगे, जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे इंग्लिश में ALKYNE, एल्काइन कहेंगे। अब समझना गौर से, अगर एल्केन की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस या +2 होता है। अल्कीन की अगर बात करेंगे मेरे भाई तो इसके लिए केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन की अगर बात करते हैं इसमें केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। अब समझना गौर से, अगर n का मान यहां पर 1 पुट करते हैं तो जो पहला कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर n का मान 1, इसकी C रह जाएगा, एक ही कार्बन रहेगा, कितना हाइड्रोजन होगा, तो कहेंगे यहां पर 1 पुट करेंगे तो 2 2 4, यानी कि आपको ये मीथेन मिल गया। तो पहला कंपाउंड अल्केन का पूछेगा तो आप कहेंगे सर ये मीथेन है, ये मीथेन है। पहला अगर आपसे पूछेगा अल्केन है ये, उसका पहला पूछेगा तो मीथेन कहिएगा। लेकिन अगर अल्कीन की बात करेंगे तो इसमें मेरे भाई अगर 1 पुट करते हैं, अगर इसमें आप 1 पुट करेंगे तो जो कंपाउंड आपका बनेगा तो वो क्या बनेगा, तो CH2 बनेगा, और CH2 कंपाउंड हमारा नहीं होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि पहला जो सदस्य वो यहां से नहीं मिलता आता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग अल्केन ग्रुप का पहला जो सदस्य हम लोग देखते हैं n बराबर 2 पर मिलता है। जब आप 2 रखिएगा तो ये C2 होगा, और यहां पर 2 रखिएगा तो हमारा C2H4 हो जाएगा।
और C2H4 को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो C2H4 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अल्कीन लिखा है ऐसे ही ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन होगा, 1 कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन तो इथेन, इसका मतलब इसको इथीन हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर इथीन पढ़ते हैं, ई एन लगा हुआ, इसको हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन का ही होगा, तो ये इथीन से शुरुआत होता है, यहां शुरुआत नहीं होगा, यहां शुरुआत होता है, तो इसका पहला सदस्य जो बनेगा वो इथीन बनेगा, इसका पहला सदस्य मेरे भाई n=1 पे बनेगा, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। तो आपसे किसके बारे में पूछा है, आपसे अल्कीन के बारे में पूछा है, यानी इसी के बारे में पूछा गया। इसका पहला सदस्य मेरे भाई ये नहीं होगा, पहला सदस्य यहां से शुरुआत होता है इसमें, और उसको इथीन कहते हैं, जो कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन का होता है। तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन का कहां, ये वाला पहला सदस्य होगा, सीधी सी बात है मेरे भाई। अगर इसकी बात करते हैं, इसमें अगर n का मान अगर 1 पुट करते हैं तो क्या होता है, तो आपको मिलेगा C, पता चलेगा यहां पर कितना, तो 2 में से 2 0, यानी ये 0 हो जाएगा। ये पहला कंपाउंड इसमें भी नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखना। इसमें भी पहला सदस्य n का वैल्यू 2 पर बनता है, और अगर आप रखेंगे तो ये C2 हो जाएगा, और यहां पर 2 दूनी 4, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। और इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, तो इसको हम लोग इथाइन पढ़ते हैं, इसको इथाइन पढ़ते हैं, वाई नहीं लगा हुआ, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि अल्केन में ही n=1 रखेंगे तो मीथेन मिलता है, पहला ग्रुप, लेकिन इस अल्कीन और अल्काइन में n=1 नहीं पुट करेंगे, जब भी पुट करेंगे तो n=2 पर आपको पहला ग्रुप मिलेगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और लोग गलती कर देता है। इंग्लिश में अल्काइन, अल्काइन को अल्काइन ही कहते हैं इंग्लिश में, क्या यहां पर अल्काइन को अल्काइन ही नहीं कहा जाता है, लेकिन ये दोनों के दोनों असंतृप्त होंगे, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जबकि इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको सैचुरेटेड बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। तो आपको मेरे भाई ये पता होगा तभी तो क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। तो पहला सदस्य अगर इसका बोलेगा तो मीथेन कहिएगा, इसका बोलेगा तो इथीन कहना है, इसमें मिथीन नहीं कह देना, इसमें मिथाइन नहीं कह देना। तो पहला सदस्य अगर बोलेगा तो इसमें कहेंगे इथीन और इसमें कहेंगे इथाइन, लेकिन इसमें मीथेन से शुरुआत होगा पहला सदस्य, ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा है। आगे चलते हैं। पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होता है। अब पतला लेंस बोला है मेरे भाई, तो कोई भी लेंस आप ले लीजिए, मान लेते एक उत्तल लेंस हमारा है, और इस उत्तल लेंस के अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है, एक बीचों बीच जो लाइन पास करता है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं, ये काल्पनिक रेखा के रूप में होता है, और यहां पर मेरे भाई ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसी को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इंग्लिश में अगर बोलिएगा तो इसी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और कोई भी दूरी अगर लेंस में मापी जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से ही मापी जाती है, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, यहीं से मापेंगे दूरी। इस कर्व के लिए देखिएगा तो एक फोकस आपका इधर होगा, और उतने ही दूरी पर यहां पर एक फोकस होगा जिसको 2f1 कहेंगे, और इधर इंफिनिटी होगा। सेम इस कर्व के लिए इधर देखेंगे तो फोकस आपका होगा, मान लेते यहां पर अगर आपने इसको f1 कह दिया तो इसको आप f2 कह दीजिए, और जितना दूरी अगर यहां से यहां तक का दूरी f2 है तो ये भी दूरी f2 होगा, तो इसका मतलब ये कितना, तो कहेंगे 2f2 हो जाएगा। इधर भी आप इंफिनिटी तक का लाइन खींच दीजिए। लेकिन ये जो लाइन है मेरे भाई, ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसको आप प्रधान अक्ष कहते हैं, वो इस लेंस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लिख लीजिए नोट करके, नहीं तो आप इसको समझ लीजिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो प्रधान अक्ष की बात कर रहे हैं। और ये जो प्रधान अक्ष हमारा होता है, प्रधान अक्ष मेरे भाई जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, प्रधान अक्ष जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उस लेंस के परपेंडिकुलर होगी वो हमेशा। तो मेरे भाई प्रधान अक्ष लेंस के लंबवत प्रकाशीय केंद्र से पास करती, इस बात को ध्यान रखना। प्रकाशीय केंद्र से पास करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो प्रधान अक्ष है ये काल्पनिक रेखा के रूप में होता है, ये कल्पना बस करते हैं, लेकिन पास यहीं से होगा। और जब ये पास होगा तो वो कैसे पास होगा, तो लंबवत पास होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। लंबवत का मतलब लंबवत होता है, लंबवत ये पास होगा, 90 डिग्री पर पास होगा। इसीलिए मेरे भाई इस प्रधान अक्ष को अभिलंबी कहा जाता है, प्रधान अक्ष को अभिलंबी कहते हैं। अब कह रहा है कि पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, तो वक्रता केंद्र मेरे भाई यहां पर, जैसे कि आप दर्पण में वक्रता केंद्र को सी कहते हैं,
और यहां पर प्रकाशी केंद्र की अगर बात करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है कि सापेक्ष किस प्रकार ये स्थित होते हैं। तो वक्रता केंद्र की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो वक्रता केंद्र को आप ऐसा समझ लीजिए कि जो वक्रता केंद्र हमारा सी है वो यहां पर 2f1 की बात कर रहे हैं और प्रकाशी केंद्र को हम लोग ओ से दिखाते हैं। अब आप इसको अगर गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, ये हमारा क्या है तो कहेंगे ये वाला हमारा ऑप्टिकल सेंटर है जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और ये वाला जो आप देख रहे हैं जिसको आप सेंटर मान के चलते हैं, इस कर्व के लिए सेंटर मानते हैं, इस कर्व के लिए आप इसको यहां पर वक्रता केंद्र कह रहे हैं, आपको ध्यान रखना वो 2f1 की स्थिति होगी, और इस कर्व के लिए ये भी हमारा 2f2 वक्रता केंद्र की स्थिति होगी। मेरे भाई इन दोनों में कैसा रिलेशन दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, क्योंकि ये इस लेंस के लिए अंतिम पोजीशन आपका लगभग मान लीजिए। तो आपको ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकाशीय केंद्र प्रकाशी केंद्र से वो क्या होगा तो ज्यादा दूरी पर स्थित होगा। ये दोनों एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होता है, दोनों के सापेक्ष दूरी की बात कर रहा था। तो वो लेंस की सतह पर स्थित होगा नहीं, प्रकाशी केंद्र के संपाती होगा नहीं, वो प्रकाशी केंद्र से समदूरस्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। यानी कुछ डिस्टेंस पर आपका होगा, और वह कितने डिस्टेंस पर होगा, यहां से यहां तक की फोकस दूरी अगर f है तो यहां से यहां तक की भी f होगा, इसलिए 2f हो जाता है, इसलिए उसका नाम 2f1 दे देते हैं क्योंकि दो कर्व है। तो आपको ध्यान रखना है वे प्रकाशी केंद्र के समदूरस्थ स्थित होगा, यानी कि उससे काफी दूरी पर स्थित होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग यहां पर समझते हैं, और एक क्वेश्चन कई बार पूछता है कि अगर मान लेते कोई भी प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कहता है एक दंड चुंबकीय चुंबकीय रेखा का उपयोग किसके कर लिए नहीं कर सकते हैं। बताइए चुंबकीय रेखा अगर हम लोग खींचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह उसमें जनरेट होगा तभी तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, कहां आप नहीं कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा में थोड़ी होगा, ये तो हो जाएगा। और कोई भी दूसरा बार मैग्नेट होगा तो हो जाएगा। बार मैग्नेट हमारा क्या होता है कि अस्थायी चुंबक होता है, मैग्नेटिक कंपास में भी हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई इसमें नहीं होगा क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अगला कह रहा है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्या होते हैं तो मर जाते हैं। मेरे भाई नमक जो हमारा होता है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। अगर हम नमक की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये जो नमक है, या नमक की बात कर लीजिए या चीनी की बात कर लीजिए, नमक और चीनी जो होता है ये एज प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किस में काम करता है कहेंगे, ये प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रिजर्वेटिव का मतलब आप समझते हैं, जो मेरे भाई क्या करेगा तो अचार वगैरह को क्या करता है तो अचार को खराब होने से बचाता है। प्रिजर्वेटिव का काम करना मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अचार को खराब होने से बचाता है। अचार को खराब होने से क्या करेगा तो कहेंगे बचाता है, इस बात को ध्यान रखना। जो अचार होता है अचार को खराब होने से बचाता है, अचार को खराब होने से क्या करता तो ये बचाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर क्या दे रखा है उसके हिसाब से आंसर करेंगे। कह रहा कोशिका द्रव संकुचित हो जाती है और इसमें इस तरह बढ़ जाते हैं। अचार में जीवाणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। लवण जनन का संदमन करता है। मेरे भाई एक बात और समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी समझिए क्या फर्क पड़ता है। अगर हम अचार की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, अचार को आप सुखाते तो इसके अंदर की जो पानी होती है वो खत्म हो जाती है, इसके अंदर की पानी बाहर चली जाती है, इसकी जो पानी होती है वो पानी सूख जाता है। और जब इसके अंदर का पानी सूख जाता है, इसके अंदर का जब पानी सूख जाता है तो अचार चिपक जाता है, इस तरीके से आप कहेंगे सिकुड़ जाता है। और जब पानी सूख जाएगा मेरे भाई तो आप कहेंगे इसके अंदर का बैक्टीरिया वगैरह भी मर जाता है। तो कोशिका द्रव, अचार के अंदर जो कोशिका द्रव होंगे वो संकुचित हो जाएंगे और साथ साथ जो जीवाणु होंगे वो इस तरह से मर जाते हैं। और आपको प्रिजर्वेटिव के रूप में आप चूंकि नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके अंदर आपको खराब होने से भी वो बचाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अधिक नमक वाला अचार, अब देखिए नमक में क्या होता है, पानी की अवशोषण करने की क्षमता होती है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, छोड़ो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक जार है और इस जार में क्या कर रहे हैं तो आप अचार को रख दिए, ये मान लेते अचार है। अब बाहर में नमक की मात्रा ज्यादा है,
इसमें नमक, आपने नमक डाला तो नमक तो बाहर ज्यादा होगा। अगर नमक ज्यादा होगा, ये अचार है, अचार, ये अचार है और ये नमक ज्यादा, अगर नमक ज्यादा तो इसमें पानी को अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होगी। इसका मतलब ये जो नमक अगर ज्यादा है तो आप इसको सांद्र कहिए, ये आप इसको क्या कहेंगे, सांद्रता इसकी ज्यादा है, इसी सांद्रता ज्यादा है, जबकि इसकी सांद्रता क्या होगी तो कम होगी। इसकी सांद्रता क्या होगी तो अचार की सांद्रता कम होगी, इस बात को ध्यान रखना। और किसी की सांद्रता अगर कम होती है, अगर सांद्रता कम होती तो मेरे भाई वो पतला होता है, इसे आप ध्यान रखना। और अगर वो पतला होगा तो पानी की मात्रा ज्यादा होगा, पानी की जो मात्रा होगी वो क्या होगी तो पानी की मात्रा उसमें ज्यादा होगी। लेकिन अगर सांद्रता ज्यादा है तो वो गाढ़ा होगा, और मेरे भाई अगर ये गाढ़ा होगा तो पानी की मात्रा कम होगी। यहां पर अगर हम पानी की मात्रा की बात करते तो ये कम हो जाती, इस बात को ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि पानी अगर जहां ज्यादा है उससे पानी कम की तरफ आएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। यहां पर पानी बाहर निकल जाएगा, यहां पर पानी क्या होगा तो कहेंगे पानी यहां से यहां बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है और नमक पानी को अवशोषित भी कर लेगा। तो मेरे भाई ये कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी और आप कहेंगे उसके कोशिका द्रव संकुचित हो जाएंगे, कोशिका द्रव उससे बाहर निकल जाएगी, पानी बाहर निकल जाएगी, और इस तरह से वो क्या होंगे तो आप कहेंगे उसके अंदर जो भी जीवाणु होंगे वो क्या होंगे तो मर जाएंगे। और नमक वैसे भी क्या करता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। ठीक है, यही इसका मेन रीजन होना चाहिए। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है, एक ऑप्शन तो पॉसिबल है इसमें, एक ऑप्शन तो पॉसिबल है, बी नहीं पॉसिबल है, सी पॉसिबल नहीं है। आप आंसर कर सकते हैं मेरे भाई, तो एक तो पॉसिबिलिटी है जो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो ये आंसर आप कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन। लेकिन याद रखिएगा जो मैंने बताया कि हमारा चीनी जो होता है वो भी प्रिजर्वेटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रिजर्वेटिव होता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को खराब होने से, जितने भी आपको जो लिक्विड पदार्थ को आप पीते हैं, खाते पीते हैं, जो लिक्विड पदार्थ पीते हैं, उस सब में प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कोई गैस को यूज करते हैं जो खराब होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये बहुत बार बीपीएससी क्वेश्चन इस तरह का पूछी है, एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इस पर आप फोकस कीजिएगा, खास आपके एग्जाम में आ सकता है। कह यदि जल का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक लिखा है, यदि जल यानी पानी का अपवर्तनांक कितना है तो उस जल में प्रकाश की चाल क्या होगी वो आपको बतानी है। मेरे भाई एक बात बताइए, अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और वो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कभी भी पूछेगा तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसको डिवाइड करना किससे, तो आपको ध्यान रखना जिस भी माध्यम में बोलेगा उसको नीचे रखना है। तो यहां पर पानी एक माध्यम है, तो माध्यम आपको पानी में पूछ रहा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब यही निकालना है, इसका मतलब यही कैलकुलेट करना है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे तो m इक्वल टू सी अपॉन में भी लिखते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको माध्यम चाहिए, और माध्यम यहां पर किसमें, तो माध्यम यहां पर पानी है। आपको जल का चाहिए, इसका मतलब मेरे भाई जल का प्रकाश, जल में प्रकाश की गति चाहिए, इसका मतलब यही माध्यम है, यही माध्यम है, इसी में आपकी गति चाहिए, तो उसको भी निकालना है। जब आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो भी बराबर हो जाएगा सी अपॉन में म्यू, और सी की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और म्यू का मान कितना क्वेश्चन में बोल ही दिया है, 4/3, और 4/3 का मतलब 1.33 होता है। 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे 3/3 9, गुना में 10 के पावर हमारा 8, डिवाइड करेंगे किससे तो 4 से। इसको जब गुना भागा करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दशमलव समथिंग होगा, 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, फिर मेरे भाई 4 दूनी 8, इस तरीके से हमारा होगा, और गुना में 10 के पावर कितना तो कहेंगे 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी आपने भी कैलकुलेट कर लिया, और भी क्या तो हम लोग कहेंगे पानी में कहेंगे प्रकाश की गति आपने निकाला। ये कहाँ है ऑप्शन में, ना तो ये है ना तो ये है, तब तो यही पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइए, लगभग आपका वही मान आपको निकल करके आ रहा है, लगभग जो मैंने बताया मेरे भाई वही मान आपके निकल करके आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा तो कहेंगे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसको याद रखिएगा, इस पर बीपीएससी कई बार क्वेश्चन रिपीट करती है, मैं लिख भी देता हूं आपको, यहां से बीपीएससी क्वेश्चन ये रिपीट करती है, इस बात को ध्यान, अगर बहुत सारे एग्जाम में रिपीट करते हैं बीपीएससी, ये क्वेश्चन रिपीट को बीपीएससी रिपीट करती है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना चाहिए, और एक बार नहीं कई बार इसको रिपीट कर चुकी है क्वेश्चन को, इस बात को ध्यान रखना, अलग अलग एग्जाम में इसको रिपीट किया जा चुका है, इसलिए आपको याद, डेटा ही याद रहना चाहिए, आपको ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन को तो डेटा ही आपको याद रहना चाहिए, इतना बार आप उसको पढ़ लीजिए, डेटा ही याद रहना चाहिए, कंसेप्ट तो पता रहना ही चाहिए, डेटा भी याद हो जाना चाहिए,
तब तैयारी होता है आपका, तब तैयारी लेवल में होगा। देखते देखते आंसर ऐसा होगा तो होगा, ठीक है। और सभी पर नजर लगा करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। चुंबक के संबंध में बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है? चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला एक द्विध्रुव होता है, जाहिर सी बात है इसमें दो को पोल होता है। द्विध्रुव का मतलब यहां पर हो गया कि इसमें दो को पोल होता है। इसमें कितने पोल होंगे मेरे भाई? इसमें दो पोल। इसका मतलब ये है, द्विध्रुव का मतलब यहां दो पोल है। एक हमारा कह सकते कहेंगे नॉर्थ पोल, और एक हमारा कह सकते कहेंगे यहां पर साउथ पोल होता है। ये तो स्टेटमेंट मेरे भाई सही है। अगला, एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र एक साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। मेरे भाई एक चुंबक की बात कर रहा है, जब चुंबक की बात कर रहा है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक चुंबक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर हम लोग राइट करेंगे इस क्वेश्चन के? तो पहला तो मुझे सही लग रहा है, पहला ही हमको सही लग रहा है मेरे भाई। ये सही क्यों नहीं है? चुंबक की बात कर रहा है और चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र कह रहा है, जो कि गलत है मेरे भाई। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र कैसे आ जाएगा? जब भी विद्युत क्षेत्र डेवलप करता है, जब भी विद्युत क्षेत्र आता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, याद रखना मेरे भाई, चार्ज स्टैटिक चार्ज के कारण आता है। स्टैटिक चार्ज के कारण आता है। कोई चार्ज अगर स्थिर कहीं रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन आपको अगर मैग्नेट की बात करता हूं, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो एक मैग्नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो सकता है? जो कि निहायत गलत है। तो ये दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकता, जो कि गलत है। एक चुंबक की बात करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करता है मेरे भाई। अगर चुंबक की बात करते हैं, ये सेम पोल को रिपेल करता है और अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये भी आपको यहां पर गलत दे रखा है। एक ही क्वेश्चन का आंसर आपका राइट होना था। आगे चलते हैं। अगला, कोई पदार्थ आवेश के प्रवाह का कितना प्रतिरोध कर सकता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई इसको विद्युत धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? कह रहा है कि आवेश के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है? आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, इसका माप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आपसे मेरे भाई माप पूछा गया है। तो आवेश के प्रवाह का प्रतिरोध करेगा कौन? प्रतिरोध का मतलब आप समझ रहे हैं ना, रोकने का काम करेगा। रेजिस्टेंस किसको रोकेगा? रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा, विद्युत धारा को रोकेगा मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है कि आवेश के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, वो कौन बताता? तो कहेंगे वो पदार्थ की प्रकृति पर जाता है। ये कौन बताता? कहेंगे ये पदार्थ की प्रकृति से पता चलता है। अलग अलग पदार्थ की प्रकृति का, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है मेरे भाई, वो हमारा क्या होगा? कहेंगे उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। उसी को हम लोग किसको क्या कहते हैं? कहेंगे उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी या रेसिस्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसको रो से दिखाते हैं। और ये दो ही बात पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और साथ साथ तापमान पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये विभवांतर का कोई रिलेशन नहीं, पावर का कोई रिलेशन नहीं, सीधी सी बात है। और यहां पर आवेश के प्रवाह की बात कर रहा, आवेश के प्रवाह की दर की बात नहीं कर रहा था, आवेश के प्रवाह की बात कर रहा था। आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। यहां आवेश के प्रवाह की सिंपल बात कही जा रही है। यहां सिंपल आवेश के प्रवाह की बात कर रहा है कि उतना कितना प्रतिरोध होगा, वो कौन बताएगा? पदार्थ बताएगा। ज्यादा प्रतिरोध है कि कम प्रतिरोध है। अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, इसलिए वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आवेश का जो प्रवाह है वो निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करने के लिए हम अगर किसी को छोड़ देते हैं तो वो रेजिस्टिविटी होता है, उसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्वजातीय श्रेणी की बात कर रहा है मेरे भाई, और हम सभी लोग जानते हैं जब कभी स्वजातीय श्रेणी की बात आती है तो फंक्शनल ग्रुप तो समान होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस मिथाइलिन ग्रुप का होना चाहिए। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। आपको लगातार किसी भी आप ग्रुप को उठा लीजिए। तो कार्बनिक यौगिक में एक ऐसा समूह जिसके प्रक्रियात्मक समूह समान होंगे, जिसके फंक्शनल ग्रुप तो एकदम समान होने चाहिए, लेकिन उसमें CH2 समूह का अंतर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई, यहां पर स्वजातीय श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है, होमोलोगस सीरीज इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि मिथाइलिन ग्रुप का अंतर होना चाहिए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर लगातार होना चाहिए,
लेकिन मेरे भाई उसमें जो फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ रहेगा तो वो हमारा फंक्शनल ग्रुप सब में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी एक ग्रुप को उठाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को उठाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम एल्कोहल को उठा लिए, और जब आप एल्कोहल को उठा लिए मेरे भाई, तो एल्कोहल में आप किसी को भी ले लीजिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, किसी को ले लीजिए। से मान लेते हैं कि हमारा C2H5OH हमारा है, और एल्कोहल के लिए कहीं ना कहीं एक केमिकल फॉर्मूला तो जरूर इसी से बनेगा। और एल्कोहल के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कहेंगे CnH2n+1 कर दीजिए। चूंकि अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, और यहां पर OH ग्रुप सब में आएगा। मेरे भाई आप इसमें पुट करते जाइए और आपको पता चलते जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत कहां है, इसमें दिक्कत कहां है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा हो गया। अब इसमें समझना गौर से, इसमें समझना गौर से कि ये हमारा क्या, तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है अल्कोहल के लिए, जबकि किसी भी अल्कोहल के लिए लगेगा। जैसे मान लेते हैं n का मान अगर हम 1 पुट करते हैं, तो n का मान आप पुट करिए तो ये C हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, तो 1 पुट करेंगे तो ये 2, 2 1 3, यानी CH3 हो जाएगा। और इसमें OH जरूर लगा हुआ रहेगा। रख दीजिए ना, सब निकाल दिए क्या, छोड़ दीजिए, कल आप करिएगा, ठीक है। कल ही क्लास होगा, कल क्लास तो उसका फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगा, परसों से होगा, रहने दीजिए। अगर n के मान अगर 2 की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, तो आपको ध्यान रखने से 2 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा C2, यहां पुट करिए 2 दूनी 4, 1 5, यानी C2H5। लेकिन फिर भी मेरे भाई OH रहेगा। आप n का मान यहां 3 पुट कीजिए, क्या मिलेगा, तो C3 मिलेगा, और 3 दूनी 6, 1 7 मिलेगा, C3H7OH मिलेगा। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जो OH ग्रुप हमारा है वो सब में समान है। और ये अल्कोहल के लिए तो जाहिर सी बात है कि फंक्शनल ग्रुप अगर समान होगा तो रासायनिक गुण भी उसके समान होंगे, और ये फंक्शनल ग्रुप सब में समान मिलेगा। अंतर किस बात का है, तो मेरे में जब OH ग्रुप सब में समान है तो अंतर इसी बात का है, 1 कार्बन बढ़ गया इसमें, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो अंतर CH2 का हुआ। अंतर किसका हुआ मेरे भाई, इसमें देखेंगे तो CH2 का अंतर हुआ। इसमें अंतर केवल CH2 का हुआ। इससे अगर इसमें जाएंगे, लगातार होना है, तो इसमें भी किसका अंतर आपको दिखेगा, तो केवल और केवल CH2 का अंतर दिखेगा। और CH2 हमारा मिथाइलिन ग्रुप होता है, इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, इस बात को याद रखना। CH2 का अंतर जो CH2 होता है इसको मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। मिथिलिन नहीं, इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इस मिथाइलिन ग्रुप का अंतर होगा, लेकिन जब में सब में देखेंगे तो आपको यह ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप एक समान लगेगा, और ये एक समजातीय श्रेणी को बताता है। तो मेरे भाई अगर इसका अगर डेफिनेशन को अगर पिक कर लिए होंगे और इसके समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए छोड़ के दूसरा कुछ नजरे नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन सटीक आंसर हमारा होगा, ये सब आपका नहीं होगा। सीधा आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बताइए आगे चलते हैं। अगला विरंजक चूर्ण के बारे में बोला गया कि विरंजन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, विरंजक चूर्ण की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, जो कि चूना और पानी का घोल होता है। और इसी चूना और पानी के घोल से जब क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो इसी से हमें प्राप्त होता है CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई यहां से जो कुछ पानी की मात्रा बच जाती है वो बाहर निकल जाती है। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण अगर आपसे कोई पूछता तो वो कैसे हुआ है, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण आप देख लीजिए मेरे भाई कैसे हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण आप देख लीजिए कैसे हुआ है कि चूना पानी के घोल से जब क्लोरीन गैस को आप पास करा दिए तो उससे ये प्राप्त होता है। और इस ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको क्या नजर आता है, इसमें नजर आता है मेरे भाई क्लोरीन गैस, इसमें नजर आता है आपको क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस क्या करता है, ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसमें काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है, कहेंगे ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये कार्बन क्लोरीन अगर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है तो यही क्लोरीन क्या करता है मेरे भाई, कीटाणुनाशक होता है। यही हमारा कैसा होता है, कीटाणु को मारता है, और यही हमारा कीटाणुनाशक के रूप में होता है। ये कीटाणुनाशक है, क्लोरीन जो उसमें गैस होता है वही कीटाणुनाशक है। और इसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, जैसे आप स्विमिंग पूल वगैरह में देखते होंगे, एक ही पानी को बार बार लोग यूज करता है तो उस पानी में क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल देता है। अगर आप लगातार अगर नहाएंगे तो आपका बॉडी पूरा काला हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्लोरीन गैस
इन्वॉल्व है, और वही क्लोरीन क्या करता है, गैस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब आपसे पूछा गया है कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन गैस है उसकी क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विरंजक चूर्ण की बात कही जा रही है मेरे भाई। अगर हम विरंजक चूर्ण की अगर बात करते हैं तो जो विरंजक चूर्ण है उसके विरंजन में, विरंजक चूर्ण के विरंजन में बोला गया है, अगर इसमें देखेंगे विरंजक चूर्ण के विरंजन में अगर बोला गया तो क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होगी, इसका उपयोग अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को उदासीन करने के लिए, ये शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। अच्छा मेरे भाई, इस क्लोरीन गैस के बारे में पूछा गया, इसके बारे में पूछा गया है, इस क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में नहीं पूछा है, इसके बारे में बता दीजिए आपको क्या काम होगा, लेकिन यहां आपसे पूछा गया है इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ये तैयार हुआ तो इस गैस का क्या काम है मेरे भाई। तो ये गैस क्या करता है, इसके साथ प्रतिक्रिया करके ये गैस ये बनाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर अगर आप पढ़ेंगे सी तो आपको दिख जाएगा आंसर। कहता है ये शुष्क बुझे हुए चूने, जिसको हम लोग कहता है बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, जिसको हम लोग चूना पानी का घोल भी कहते हैं, उसी चूना पानी के घोल के साथ वो अभिक्रिया करता है। कौन? तो क्लोरीन गैस अभिक्रिया करता है। ये क्लोरीन गैस इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये प्राप्त होता है, ये यही कह रहा है। तो सिंपल था मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको दोनों तरफ से आपको पता चल गया होगा, इधर भी उधर भी पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि विश्व भर के लिए सीएफसी क्लोरोफ्लोरो मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का कारण क्या है मेरे भाई। सबसे पहला चीज आप ये समझ लीजिए कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हमारे हैं, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इसमें ध्यान रखना, इसको हम लोग क्लोरोकार्बन्स हम लोग कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरो में क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन, इसी का शॉर्ट नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। और एक प्रकार का ये ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या है मेरे भाई? तो एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ये एक प्रकार का क्या है तो कहेंगे ग्रीन हाउस गैस है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर सीएफसी की अगर बात करते हैं, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहते हैं, ये रेफ्रिजरेंट्स के रूप में, शीतलक के रूप में हमारे एसी में भी पहले के जमाने में यूज होता था, जो कूलिंग प्रदान करता था, आपको अच्छा फील कराता था। तो मेरे भाई ये एक प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल होता था। इसको प्रशीतक भी हम कहते हैं, ये हमारा प्रशीतक था, पहले के जमाने में था। प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट्स की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम रेफ्रिजरेंट्स की बात कर रहे हैं, ये प्रशीतक है। और ध्यान रखना मेरे भाई, इस प्रशीतक पर क्या लगा दिया गया? तो इस पर बैंड लगा दिया गया। आप कहेंगे सर इस पर बैंड लगा क्यों दिया गया, इसका रीजन क्या था? इस पर बैंड लगा दिया गया, और बैंड लगा दिया गया, और बैंड लगाने का रीजन क्या था? अगर आपसे कोई पूछता है इसका कारण क्या है कि क्यों इस पर बैंड लगाया गया, तो आपको सीधा कहना मेरे भाई कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन की परत पर, जैसे हम लोग एसी वगैरह यूज करते हैं, हमको तो ठंडा फील होता है, अंदर की गर्मी को सोख करके वो बाहर फेंकता है। तो जो बाहर फेंकता है तो वो गर्म हवा होता, उसी के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिक्स होकर के पूरा ऊपर जाता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, और ऊपर में होता है हमारा कौन सा लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन की परत। और उस ओजोन की परत के साथ चिपक जाता है, और ओजोन की परत को क्या करता है? खाना शुरू कर देता है, और ओजोन की परत को पतला कर देता है, और उसी को ओजोन परत का ह्रास कहते हैं। तो इसका कारण क्या था मेरे भाई? इसका कारण था ओजोन की परत का ह्रास। ओजोन की परत की अगर बात करते हैं तो ओजोन की परत का ह्रास हम बोलेंगे। ओजोन की परत का क्या हो रहा था? वहां ह्रास हो रहा था। और अगर ओजोन की परत का ह्रास हो जाएगा तो सभी जीव जंतु मारे जाएंगे, और इस पर बैन लगा दिया गया। तो मेरे भाई आपको विश्व भर की बात करता, पूरी दुनिया की बात कर रहा है, और पूरी दुनिया में आप सभी को पता होगा कि आप जो रेफ्रिजरेंट्स यूज करेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो रेफ्रिजरेंट्स ऐसे होना चाहिए जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं हो, खास करके उसमें क्लोरीन गैस नहीं होना चाहिए। अभी के डेट में सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट्स जो आया है, प्रशीतक जो आया है, वो R134A है, R134A है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता, उसमें कोई क्लोरीन की मात्रा नहीं है, मैं लिख भी दूंगा और एग्जाम में आता भी है। तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का कारण क्या है और विश्व भर में पूछा गया, तो आप सीधा कहेंगे सर इसका इस्तेमाल, अगर सीएफसी एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है, सीएफसी का प्रस्थान करना प्रशीतन उद्योग के लिए कठिन है, सीएफसी रेफ्रिजरेटर के लिए सस्ता होता है। बताइए मेरे भाई इसका मेन रीजन क्या है? तो एक वो आपको दिखता होगा, और वो रीजन आपका यहां है। वो रीजन मेरे भाई आपको यहां है, और ऑप्शन नंबर ए के पास आप जाइए। कह रहा है कि यह एक सिंथेटिक केमिकल है जिसको बनाया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को,
और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, तो ओजोन की परत को पतला करता है। ओजोन की परत अगर पतली हो जाएगी तो सभी जीव जंतु मारे जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई इसको बैन कर दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सटीक और सही आपके आंसर है, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना डी होगा, ना ई होगा। आंसर करेंगे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, नोट करके ये बात जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे अच्छा, अभी के जमाने में सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट्स की अगर बात करता है, सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट्स की बात करता है। देखो रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है आप घर में एसी चला रहे हैं वो भी रेफ्रिजरेटर है, आप घर में फ्रिज यूज करते हैं वो भी रेफ्रिजरेटर है। उस रेफ्रिजरेटर में कुछ तो गैस भरते हैं और वो जो गैस है वही रेफ्रिजरेंट्स होता है। और मेरे भाई सबसे अच्छा जो रेफ्रिजरेंट्स हमारा होगा, सबसे अच्छा जो प्रशीतक होगा वो कौन होगा, तो याद रखना R134A। ए छोटा होता है, ये सबसे अच्छा है और इसमें क्लोरीन नहीं है। इसमें क्या नहीं है मेरे भाई, इसका जब केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है तो पता चलता है इसमें क्लोरीन गैस नहीं है। इसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं होती इसलिए इसको यूज किया जाता है। जिसमें भी क्लोरीन होगा हमारे लिए खतरनाक होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, और ये प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है और इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन, देखिए उसी को यहां रिपीट कर दिया, उल्टा कर दिया मेरे भाई, उसी को उल्टा कर दिया है। कौन ऐसा रसायन है जिसको बनाया गया है और हमारे ओजोन की परत को पतला कर रहा है, बताइए वो कौन है मेरे भाई। अभी जस्ट पढ़े थे, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक ही लाइन में कहानी खत्म, आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी करके बताइए, फास्ट। और ये भी क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया पर पूछा गया है। देखिए संयोजन अभिक्रिया के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी संयोजन अभिक्रिया होती है तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाता है। और जब एक उत्पाद बनता है तो आपको ध्यान रखना हमेशा उससे ऊर्जा मुक्त होती है, तो वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया किसी भी सूरत में ऊष्माक्षेपी होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है, तो ऊष्माक्षेपी होती है। ये कैसी अभिक्रिया होती है मेरे भाई, तो याद रखना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी होगा तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया होगी, तो याद रखना ऊष्माक्षेपी होगी। दूसरी बात, इसमें एक ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है, एक ही उत्पाद बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना, एक ही इसमें उत्पाद बनता है। बताइए कौन सा इसमें से रिएक्शन इसमें एक उत्पाद है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर इसके साथ ये प्रतिक्रिया किया है तो इसमें दो उत्पाद बन गया, तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, क्योंकि हमको संयोजन अभिक्रिया चाहिए तो चाहिए। अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक से दो उत्पाद बन रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसको विखंडन कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे तो दो या दो से अधिक उत्पाद, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद अगर बनाता है तो यहां से कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी भी, हीट एनर्जी इससे बाहर निकलेगी, और इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल उत्पाद दिख रहा है, और अगर एक सिंगल उत्पाद मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कितनी बार पढ़ चुके हैं बताइए, सब बताने का चीज है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर हमारा कौन काम करता है, जनरेटर काम करता है। मोटर तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। चलो इसको हम ऐसे ही बनाते हैं, और मोटर नहीं कहेंगे, जनरेटर की बात करेंगे। जनित्र का मतलब जनरेटर होता है। विद्युत मोटर में चुंबकीय सिरे में स्थापित चालक पर बल किस दिशा में हमारा कार्य करता है। मेरे भाई विद्युत मोटर कह दिया ना, ये विद्युत मोटर कह दिया, और विद्युत मोटर में आपको पता लगाना है तो आप फ्लेमिंग का लॉ पढ़िए। और फ्लेमिंग का कौन सा लॉ, तो कहेंगे फ्लेमिंग का आप लेफ्ट हैंड रूल को पढ़िए, इस बात को ध्यान रखना। फ्लेमिंग का मोटर बोलेगा तो लेफ्ट हैंड रूल पे ही जाएंगे, अगर जनरेटर बोलेगा या फिर ट्रांसफार्मर बोलेगा तो आप राइट हैंड रूल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मोटर बोल दिया तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा, इस बात दाएं बाएं हाथ का नियम काम करेगा, और आपका बायां हाथ फ्लेमिंग का बायां हाथ ऐसे होता है। और ये उंगली तीनों को ऐसे रखिए कि एक दूसरे पर तीनों लंबवत हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाता हो। और यही फोटो बना दीजिए, और ये फोटो बनाएंगे तो ये आपका अंगूठा जो कि फोर्स को बताएगा, और ये अंगूठा के बाद तर्जनी जो कि फील्ड को बताएगा, और ये आपका इधर की तरफ इसको कहेंगे ये करंट को बताएगा। और आपको ध्यान रखना कि फोर्स फील्ड तथा हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, तो करंट की अगर बात करते हैं, ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा।
ये तीनों के तीनों की बात कर, तीनों एक दूसरे पर लंबवत होगा, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, सब एक दूसरे पर लंबवत होगा। ये तीनों एक दूसरे पर क्या होगा, तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर लंबवत है। अगर ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत है मेरे भाई, अगर ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। कह रहा कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है। अच्छा, दो बात यहां लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र में और बल, इसको बोल देते हैं हम लोग फोर्स से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। ये हमारा फोर्स है और ये हमारा क्या तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। इसको बी से और इसको एफ से दिखाते हैं। और एफ और बी कैसा है, तो एफ और बी चाहे आई, मेरे पास तीनों एक दूसरे पर लंबवत ही है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा होगा, किस दिशा में कार्य करेगा, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पर धारा भी होगा, करंट भी होगा, ये भी और ये भी परपेंडिकुलर होगा। धारा की दिशा में होगा नहीं, मेरे पास सीधा कहेंगे कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा, चाहे फोर्स और फील्ड भी लंबवत होगा, और फील्ड और करंट भी लंबवत होगा, फोर्स और करंट भी लंबवत होगा। तीनों एक दूसरे के लंबवत का मतलब यह होता है कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगा। और इस क्वेश्चन में मेरे भाई कोई एक ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, जबकि ए सी डी ई आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी भूमिका निभाता है। मेरे भाई एक बात आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो हरे पौधों में तो फोटोसिंथेसिस होता है, ये स्वपोषी होता है। और कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहा है, और कुछ बैक्टीरिया के अंतर्गत हमारा साइनोबैक्टीरिया आता है। इसी के अंतर्गत कौन आता है, कहेंगे यहां पर साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। ये ब्लू ग्रीन अलगी है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में कौन सी भूमिका निभाता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे क्या परजीवी का भूमिका, क्या वो डिकम्पोजर का भूमिका, क्या वो उत्पादक का भूमिका। तो आप सीधा कहेंगे कि सर कुछ बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन अलगी होगा, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये तो करता ही फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब मेरे भाई ये सभी के सभी उत्पाद के रूप में है, ये प्रोड्यूसर के रूप में है, उत्पाद के रूप में। एक लाइन में कहानी सिंपल, ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, आप घटक की बात करते हैं, तो इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, कहेंगे बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करता है, सब कुछ को खत्म कर देता है। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें फंगी भी होता है, ये फंगी भी डिकम्पोजर है, इस बात को ध्यान रखना, सब कुछ को सड़ा गला के खत्म करने वाला। परजीवी तो जो एक दूसरे पर निर्भर होता है उसकी हम बात करते हैं। अगला, हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप, कागज का कप मार्केट में देखते होंगे जनरली अभी मिलता है। कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है। अगर आप प्लास्टिक के कप से अगर पानी पीते हैं या प्लास्टिक का कप अगर आप यूज करते हैं, तो प्लास्टिक का कप जो होता है ये प्लास्टिक है जो कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, उसको बैक्टीरिया वायरस कोई सड़ा गला नहीं सकता है। लेकिन अगर आप कागज के कप का इस्तेमाल करते हैं, तो कागज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, उसको बैक्टीरिया वायरस सड़ा गला सकता है, जिससे हमारे एनवायरमेंट पे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा कि कागज के कप कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है, क्योंकि कागज के कप हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, इसीलिए आप सीधा कह सकते हैं। एक लाइन में कहानी खत्म। नेक्स्ट, एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा के आरेख एक सीधी रेखा में, इस रेखा का ढाल क्या होगा। मेरे भाई आपको सीधा बोला गया है, एक चालक की बात कही गई है, और चालक के लिए एक रिलेशन आपको बोल दिया गया, कोई चालक अगर हमारा है, कोई चालक अगर हमारा है, या कोई कंडक्टर हमारा है, तो इसमें बोला गया है कि एक चालक तार आप लीजिए, और उसमें आपको ध्यान रखना है विभवांतर बनाम धारा का आरेख, धारा का जो आरेख यानी कि इसका धारा और आरेख का, अगर धारा और आरेख की अगर बात करते हैं, विभवांतर और धारा के बीच में हमारा ग्राफ बोल रहा है, यानी कि V समानुपाती I के बीच में ग्राफ हमारा कैसा है, इधर हमारा वोल्टेज तो इधर हमारा करंट है। इसके बीच में कह रहा है कि जो ग्राफ है ना वो सीधा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, और ये ग्राफ कैसा, तो मेरे भाई ये सीधी रेखा में है। ये ग्राफ कैसा, तो ये सीधी रेखा में है। और अगर ग्राफ सीधी रेखा में है, तब कहता है कि इस ग्राफ का बताइए कि स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का बताइए कि स्लोप क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी स्लोप निकालना है, तो स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो स्लोप में आप कहेंगे सर स्लोप अगर निकालना है तो हम कहेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं
ओम्स लॉ के हिसाब से हम सभी लोग जानते हैं, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ कहता है कि भी समानुपाती क्या होगा, तो आई होगा, और v इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे आर आई होगा, और इसी को v बटा अगर आई लिखेंगे तो ये किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये v बटा आई यहां पर क्या है, उस ग्राफ के लिए v बटा आई क्या है, तो कहेंगे उसका स्लोप है, और वही स्लोप किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर हो रहा है। तो क्या v बटा आई को हम r नहीं कह सकते हैं, और अगर v बटा आई को r कहेंगे तो v बटा आई क्या स्लोप है, और वही स्लोप रेजिस्टेंस देता है। आपसे मेरे भाई ढाल तो पूछा है, स्लोप ही तो पूछा है, तो आप कहेंगे उस तार के प्रतिरोध को बताएगा, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। ए को छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं होगा, एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं मेरे भाई, आपसे पूछा गया पीतल की बात कही गई है, और पीतल क्या है, तो जिसको ब्रास कहते हैं। कह रहा कि उसकी मौजूदगी, किसकी मौजूदगी में रहने पर वायु में रंगहीन हो जाती है। मेरे भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, ये आपके क्वेश्चन में आते हैं। आप पीतल का बर्तन यूज नहीं करते हैं घर में, आप पीतल का बर्तन यूज करते हैं घर में, उसको क्या कीजिए, यूज करके कुछ दिन हवा में छोड़ दीजिएगा, देखिएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, और वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, अपना कलर को बदल देता है, कलर ही चेंज हो जाता है। तो मेन रीजन है मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होगा, इस बात को ध्यान रखना। एक बार नहीं, हजारों बार ये क्वेश्चन बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया। H2S की बात करेंगे। अगर किसी को बायोलॉजी स्पेशल की क्लासेस चाहिए, हमने तो पहले ही भी बोला है, बायोलॉजी स्पेशल की क्लासेस किसी को भी चाहिए कि हमको बायोलॉजी पूरी तरीके से बढ़िया से पढ़ना है, मेरे भाई 3 चैप्टर हम इसके पढ़ा चुके हैं, चौथे चैप्टर की शुरुआत कल होगी। अगर किसी को लगता है कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये क्लासेस चल रहा है। साथ ही साथ अगर किसी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 9 10th की एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाएंगे तो साइंस का लाइन बाय लाइन करके थ्योरी का क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी को परफेक्ट बायोलॉजी पूरी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, तो आप मेरे भाई रामबाण बैच से जुड़ करके अपनी बायोलॉजी को मस्त कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगला कह रहा कि मृदा और जल परिस्थिति तंत्र में अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं। मेरे भाई एसिडिक रेन जो होता है वो कभी भी हमारे लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। और एसिडिक रेन किसके कारण होता है, तो कहेंगे H2SO4 HNO3 आप सभी लोग जानते होंगे। और उसको समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे भाई अम्लीय वर्षा हो रही है, अगर वो एसिडिक होगा तो पीएच लेवल कम हो जाएगा, पीएच लेवल कम हो गया, इसका मतलब अम्लीय वर्षा हो रही है, तो पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अम्लीय वर्षा मृदा और जल परिस्थिति तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल निहायत गलत है। अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, और अगर कहीं पर अम्लीय वर्षा होगी तो जाहिर सी बात उसका पीएच मान कम होगा, और जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्व की उपलब्धता में हानि हो जाएगी। ये तो मेरे भाई इसको छोड़ के कुछ नहीं है, अम्लीय वर्षा से जल का स्वाद खट्टा हो जाएगा, ये कोई मेन रीजन नहीं है। तो मेरे भाई ये नहीं, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जो मृदा में पोषक तत्व होगी उसमें कमी आ जाएगी, और जो जलीय जीव होंगे वो मारे जाएंगे। और आपको ध्यान रखना ये एसिडिक रेन का कारण बन जाता है, इसलिए वो खतरनाक होता है। भारी मोटर वाहन के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। मेरे भाई आप देखते होंगे जितने भी भारी वाहन होता है उसमें डीजल का तेल यूज होता है, डीजल यूज होता है। डीजल सस्ता तो होता ही है, और डीजल को यूज करते हैं तो ज्यादा पावर भी उसमें डेवलप होता है। क्योंकि डीजल इसलिए यूज करते हैं मेरे भाई कि डीजल वाली जो गाड़ी होती है उसमें आपको ध्यान रखना है, उसमें आप ये कह सकते हैं स्पार्किंग प्लग नहीं होता है सिर्फ, और स्पार्किंग प्लग अगर होता है तो वो हमारा किसमें, पेट्रोल इंजन में होता है। और पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल होता है, जल्दी आग पकड़ता है, जबकि डीजल में जल्दी आग नहीं पकड़ता है, इसमें धीरे धीरे आग पकड़ता है। तो इंजेक्शन इसमें होता है, इसमें इंजेक्शन होता है, और इसमें कोई आग नहीं लगाता है। इसमें मेरे भाई हवा को और फ्यूल को इतना कस के दबाया जाता है हवा को, कि हवा गर्म होकर के आग पकड़ लेता है अपने आप। डीजल इंजन में ऐसा होता है। और जितने भी भारी वाहन होते हैं उसमें हम लोग डीजल का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, उससे अधिक क्षमता भी मिलती है, पावर भी मिलता है, और ईंधन की तो बचत हो ही जाती है। ये काम है इसका। आगे चलते हैं, और डीजल इंजन की क्वालिटी, डीजल की अगर क्वालिटी को पता लगाना है तो आप सीधा जानते हैं वो कौन सा होगा, हम लोग ऑक्टेन नंबर, सॉरी सीटेन नंबर हम लोग पढ़ते हैं। और अगर सीटेन नंबर का मान ज्यादा होगा तो ऑक्टेन नंबर कम होगा। सीटेन नंबर का मान हमारे इंडिया में कितना होता है, 40 से 50 ही होता है। ऑक्टेन नंबर का मान हमारे इंडिया में कितना होता है, 90-95 तक चला जाता है। अगर सीटेन नंबर ज्यादा तो ऑक्टेन नंबर कम, ऑक्टेन नंबर ज्यादा तो सीटेन नंबर कम होता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ा गया था, और मेंडलीव ने जो खाली जगह छोड़ा था वहां पर वही तत्व आया जिसके लिए वो जगह खाली छोड़ा था, और ये इनका स्टेटमेंट सही निकला था। तो मेरे भाई आप जानते हैं, बाद में हम लोग जानते हैं कि एकाइलमुनियम, एकाइलमुनियम को गैलियम कहते हैं, नहीं एकाइलमुनियम क्या कहते हैं, गैलियम कहते हैं। एकास सिलिकॉन की बात करेंगे,
तो उसको जर्मेनियम कहते हैं, एकाबोरन को स्कैंडियम कहते हैं। ये वही तत्व हैं जिसको बाद में फिल किया गया था। आगे चलते हैं मेरे भाई। अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों के द्वारा की जाती है, बताइए मेरे भाई। अगर अलैंगिक प्रजनन कह रहा है तो अलैंगिक प्रजनन, चलो एसेक्सुअल, इसमें मेल फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, फर्क नहीं पड़ता। एक कोशिकीय जीवों में पूछा गया, एक कोशिकीय जीवों के द्वारा पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर अलैंगिक प्रजनन में एक कोशिकीय द्वारा, अगर एक कोशिकीय जीवों के द्वारा अगर पूछा गया है तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर मेरे भाई यहां पर हो जाएगा द्विविखंडन होगा। और चूंकि इसी में अमीबा वगैरह आता है हमारा, एक कोशिकीय जीव में कौन आता है? सबसे पहले तो अगर आपको यह समझना है कि अगर हम एक कोशिकीय जीव की अगर बात करेंगे तो ये एक कोशिकीय जीव में कौन आएगा? तो इस एक कोशिकीय जीव में हमारे मोनिडा संघ के जीव आते हैं। ये जो मोनिडा संघ के जीव होते हैं वो आते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई कुछ प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी आता है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत भी आता है। प्रोटिस्टा संघ में आपको एक कोशिकीय के साथ बहुकोशिकीय होते हैं, ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना एक कोशिकीय भी होता है। इस मोनिडा संघ में केवल और केवल एक कोशिकीय होते हैं। इसको आप ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर हम मोनिडा की बात करते हैं, इसमें केवल और केवल एक कोशिकीय होता है। इसमें केवल और केवल कौन होगा? केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक ही कोशिका का होता है, जिसको आप नहीं देख पाते हैं, जिसको आप नकेड आई से नहीं देख पाते हैं। इसमें एक ही सेल से बना होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। जबकि अगर प्रोटिस्टा संघ के जीव की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक कोशिकीय के साथ साथ बहुकोशिकीय भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, एक कोशिकीय जीव कम होते हैं, एक कोशिकीय जीव कम होते हैं, और ज्यादातर हमारे क्या होते हैं? इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें बहुकोशिकीय जीव ज्यादा होते हैं। इसमें कौन जीव? तो बहुकोशिकीय जीव की अगर बात करते हैं तो ये जीव हमारा क्या होता है? इसमें बहुकोशिकीय जीव ज्यादा होता है। एक कोशिकीय जीव इसमें क्या होता है? कम होता है, लेकिन होता है। और ये प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि ये हमारे यूकैरियोट्स हैं। इसमें विकसित कोशिका नहीं है, जबकि इसमें विकसित कोशिका होती है। मेरे भाई इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमारा कौन आता है? नाम सुने होंगे आप अमीबा का, नाम आप सुने होंगे, अमीबा की बात करेंगे, इसी के अंतर्गत आता है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये एक कोशिकीय जीव है, इस बात को ध्यान रखना है। काहेला है? कहां पे खाना खा रहा है? और कोई नहीं है? ठीक। अगर अमीबा की बात करेंगे तो ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में क्या होता है मेरे भाई? मान लेते कि ये अमीबा है, तो अमीबा में क्या होगा? तो कहेंगे ये हमारा बीच से ही क्या होगा? पतला होकर टूट जाता है। ऐसे करके ये क्या करेगा? तो ब्रेक कर जाता है। ऐसे करके क्या करेगा? तो यहां से ब्रेक हो जाता है। जब यहां से ब्रेक हो गया तो ये दो भाग में बट गया, तो इसको द्विविखंडन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तो इसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, यहां द्विविखंडन होता है। तो ये अमीबा है हमारा, ये क्या अमीबा है, इस बात को ध्यान रखना। और बीच से पतला होकर के दोनों तरफ किनारे में मोटा होकर के ये बीच से पतला होकर के टूट जाता है, दो पार्ट में टूटता है, तो इसको द्विविखंडन कहते हैं। तो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत हमारा एक कोशिकीय जीव आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। फ्रेगमेंटेशन हमारा किस में होगा? तो ये शैवाल वगैरह में होता है, इसको हम लोग स्पाइरा वगैरह कहते हैं। इसमें एक पार्ट में नहीं टूटता है, कई पार्ट्स में ये टूट जाता है। पुनर्जनन में क्या होगा? कई पार्ट्स में आप काट कूट दीजिएगा, फिर से अपना शरीर तैयार कर लेता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में अगर पूछा अलैंगिक प्रजनन की बात कर रहा है, तब मेरे भाई आप बाइनरी फिजन ही कहेंगे, डबल फिजन, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, द्विविखंडन ही करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे द्विविखंडन, हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्विविखंडन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल लेंस के किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी उत्तल लेंस की बात होती है तो उत्तल लेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं, दोनों बात याद रखना है आपको। उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह काम करता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज काल्पनिक इमेज बनता है, इसमें वास्तविक भी बनेगा, और साथ साथ इसमें क्या साथ कहेंगे, इसमें काल्पनिक इमेज भी बनता है, वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक भी इमेज बनता है। जबकि मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर हम अवतल लेंस की अगर बात करते हैं तो ये अगर लेंस में अगर अवतल है और दर्पण में अगर उत्तल है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस उत्तल दर्पण की बात करते हैं, इसमें केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल आभासी या केवल काल्पनिक इमेज बनता है। इसमें केवल और केवल काल्पनिक, दूसरा आप सोच भी नहीं सकते हैं, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, केवल इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर कौन सा लेंस की बात कर रहा है? अवतल लेंस की बात कर रहा है। और अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह होता है। लेंस में अगर अवतल होगा, दर्पण में उत्तल होगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर इसमें केवल काल्पनिक बनेगा तो इसमें भी केवल काल्पनिक इमेज बनेगा, कभी वास्तविक नहीं बनेगा। अवतल लेंस की बात कर दिया तो वास्तविक इमेज वाला ऑप्शन तो आप ऐसे भी काट दीजिएगा, होगा तो आंसर काल्पनिक और यही होने की संभावना है।
अब आप कहेंगे सर कैसे, तो काल्पनिक होगा तो सीधा भी होगा। दूसरी बात है मेरे भाई, अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर इमेज बनेगा और बिंदु के समान आकार का बनेगा। आप सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, आप सीधा आंसर कीजिए, निकल लीजिए। और आप लगातार क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा क्या हो रहा है। अगला कहता है उष्माक्षेपी संयोजन में, हमने पहले ही बोल दिया था कि संयोजन अभिक्रिया जैसे ही दिखेगा समझ लेना कोई उष्माक्षेपी होता है। जबकि अगर संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं, अगर ये उष्माक्षेपी है तो जो विखंडन अभिक्रिया होता है उसको उष्माशोषी कहा जाता है, उष्मा लेकर के वो टूटता है। तो मेरे भाई अगर ये संयोजन अभिक्रिया है तो ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा उष्माक्षेपी होगा, क्योंकि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगी तो एक उत्पाद बनेगा और उष्मा बाहर निकलेगा, इसको उष्माक्षेपी कहते हैं। बताइए इसमें से कौन होगा। जल में विलीन चूना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में तो प्रकाश एनर्जी लेता है, तो ये तो उष्माशोषी है, ये उष्माशोषी है, प्रकाश लेता है, सनलाइट लेता है, एनर्जी लेता है प्रकाश, तो ये उष्माशोषी होगा। जल में विलीन अमोनियम क्लोराइड की बात करता है, जब जल में विलीन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की बात कर रहा है और जल में विलीन चूना की बात कर रहा है, अगर इसको देखते हैं मेरे भाई, तो मान लेते हैं ये चूना हमारा CaO है और इसको किस में, तो पानी में डाल दीजिएगा, तो यहीं से CaOH2 तो बन जाता है चूना पानी का घोल और यहीं से उष्मा निकलता। ये तो वही क्वेश्चन हो गया। तो मेरे भाई ये तो जल में विलीन चूना हमारा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यही एक आंसर होगा मेरे भाई, ये हमारा नहीं होगा, ये ना तो ये होगा ना तो ये होगा, आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रदरफोर्ड के परमाणु मेडल से मेरे अधिकांश द्रव्यमान कहां पे है, तो जाहिर सी बात है मेरे अधिकांश द्रव्यमान कहां होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास कहीं न कहीं मेरे भाई दोनों बराबर है, और इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻27 ही होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है और दोनों का एडिशन हमारा न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास तो हो ही नहीं सकता है। तो मेरे भाई अगर आपको यह पूछा गया है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां स्थित होता है, चक्कर लगाने वाला तो वो बहुत कम होता है, मास इलेक्ट्रॉन मेरा भाई बहुत कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन हम कहेंगे न्यूक्लियस में हमारा होगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन को कोष में, बिल्कुल नहीं, नाभिक में आप आंसर करेंगे, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन भी है और हमारा क्या है, तो नाभिक में प्रोटॉन भी है। इसीलिए आगे चलते हैं। अगला कह, कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान कर। गर्म के दिन में पसीना आना आपको शरीर को ठंडा करता है। अगर आपके शरीर से पसीना बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं, और जहां जहां वाष्पीकरण हुआ वो सतह ठंडा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो दिया गया कथन गलत है, ये तो बिल्कुल ही निहायत गलत। पसीना आने से रक्त का संचार बढ़ता है, शरीर ठंडा हो जाता नहीं, पसीना के कारण से तेजी वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के कारण ही वो जगह ठंडा होता है और शरीर के सतह से गर्मी को अवशोषित कर लेता है और शरीर को उस जगह पे ठंडा कर देता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक लाइन में कहानी सिंपल। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर होता है ओवर। मेरे भाई 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो आपका यहां पर एंड हो जाता है। 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहां पर एंड हो जाता है। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।